Hello everyone, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, है ना। चैप्टर का नाम कितना बड़ा है ना, कितनी सारी चीजें इस चैप्टर में, लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर और हमारा नेचुरल वेजिटेशन जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, है ना, टुंड्रा, ये सारी चीजें आती हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हमारे जानवर, जंगली जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्लियर। इस चैप्टर बहुत अच्छा बड़ा चैप्टर था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का हम क्या करेंगे, माइंड मैप करेंगे, है ना, चैप्टर 2 का। तो फटाफट से पहले आप क्या कर दो, हल्का फुल्का सा आपको काम करना है, लाइक शेयर करने का काम है, तो लाइक शेयर कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है प्यारा सा फ्लो चार्ट हमने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। चैप्टर का नाम अगर आप देखोगे तो चैप्टर में मैंने बोला इसमें किस किस के बारे में, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लैंड के बारे में देखेंगे, है ना, जमीन नेचुरल रिसोर्स है, हमारी नेचर से मिली है, हमने नहीं बनाई, है ना, नेचुरल रिसोर्स है। अब लैंड की बात ये हो जाती है कि ठीक है, हम उसका अंधाधुंध इतना यूज कर रहे हैं, चाहे प्राइवेटली बोले, चाहे कॉमन लैंड या कम्युनिटी लैंड बोले, ठीक है, इतना ज्यादा हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि अब उसको कंजर्व करने की जरूरत है। तो हम क्या देखेंगे कि लैंड क्या है, लैंड डिग्रेडेशन किसे बोलते हैं और लैंड को कंजर्व कैसे करना है। सेम सॉइल के साथ भी होगा, सॉइल भी हमारी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल कंजर्वेशन देखेंगे और उससे पहले देखेंगे कि सॉइल डिग्रेड होती कैसे और इस सॉइल को, जो मिट्टी है हमारी, इसको बचाना कैसे। फिर सेम विद वाटर, वाटर सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिसोर्स है हमारी, हम सब की, है ना। हमारी डेली लाइफ में बिना पानी के तो काम नहीं चलता ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चलो ठीक है, तो वाटर को कैसे आप पॉल्यूट कर रहे हो, कैसे पानी कम हो रहा है, मतलब वेस्ट हो रहा है। देखो, वाटर कभी भी अर्थ से, हमने पढ़ा था, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। हमारे अर्थ में मिलियन ईयर्स अगो जितना पानी था और मिलियन ईयर्स बाद जितना पानी है उतना ही रहेगा, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोचते हो ना कि अर्थ का पानी, हम बोलते हैं पानी कम हो रहा है, पानी की मात्रा कम हो रही है, लिमिटेड यूज करो, पानी को पॉल्यूट मत करो, बट ये हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि पानी कभी भी बढ़ता या ऐड या घटता नहीं है, एज इट इज ही है। वो बात और है कि हम जितना पानी उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, जो हमारे कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन और वाटर को कैसे कंजर्व करना है ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद बात आ जाती है हमारे नेचुरल वेजिटेशन में, नेचुरल वेजिटेशन जिसमें हमारे फॉरेस्ट, हमारे ग्रासलैंड्स, हमारे टुंड्रा, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, भाई जानवर, ये जो जीव जंतु हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मिलके क्या क्रिएट करते हैं, हमारा इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें जो लिविंग बींग्स होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एम आई राइट और एम आई राइट? यस आई एम राइट। ओके, समझ में आ गया। चलो नाउ, अब पहला आपके पास पॉइंट क्या है, लैंड यूज। लैंड यूज में क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, रोड्स, इंडस्ट्रीज, है ना। लैंड यूज में क्या क्या है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, माइनिंग है, बिल्डिंग है और इंडस्ट्रीज। लैंड यूज मतलब हम क्या करते हैं, जमीन, लैंड हमें पता है, जो लिथोस्फीयर में आता है हमारा, है ना, लैंड फॉर्म होता है, जो हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, जिसमें मिट्टी होती है, ऊपर से थिन लेयर। लैंड को हम दो तरीके से यूज करते हैं, लैंड यूज दो तरीके से होता है। लैंड यूज पैटर्न किस तरीके से होता है, प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट बात करेगा, प्राइवेटली तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सिर्फ हमारा, सिर्फ मेरा, है ना। प्राइवेट यानी सिर्फ और सिर्फ मेरा। और अगर हम बोले कम्युनिटी का, यानी कोई भी आके उस जमीन को यूज कर सकता है। प्राइवेट लैंड जैसे मेरा घर हो गया, सिर्फ मेरा है, मैं ही यूज कर पा रही हूँ। कम्युनिटी या कॉमन लैंड जिसको हर कोई यूज कर पा रहा है, ठीक है। तो लैंड यूज में क्या आ जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आप करते हो, खेती बाड़ी करते हो, आप क्या कर रहे हो, लैंड का यूज कर रहे हो, जमीन का यूज कर रहे हो, लैंड में ही कर रहे हो ना, जमीन में ही कर रहे हो ना एग्रीकल्चर। उसके बाद फॉरेस्ट्री, ये जो पेड़ पौधे
पौधे हैं या जो जंगलात वाला एरिया है, फॉरेस्ट्री हो रही है, ये भी कहाँ हो रही है? हवा में तो नहीं हो रही, पानी में तो नहीं हो रही, लैंड में ही हो रही है, जमीनों में ही हो रही है। उसके बाद माइनिंग है ना, जो हम क्या करते हैं, मिनरल्स को, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। तो ये भी कहां से हो रहा है? अर्थ से ही हो रहा है, लैंड से ही हो रहा है ना, लैंड फॉर्म से ही मिल रहा है। उसके बाद बिल्डिंग्स, आप अगर बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हो, इमारतें बना रहे हो, आप जमीन का यूज कर रहे हो, लैंड का यूज कर रहे हो। क्लियर हुआ? रोड्स, आप रोड बना रहे हो, क्या कर रहे हो? जमीनों का यूज कर रहे हो, जमीन पे ही रोड बन रही है ना, लैंड पे, हवा में तो नहीं बना रहे, पानी में तो नहीं बना रहे। उसके बाद इंडस्ट्रीज, तो लैंड यूज हम किन किन पर्पस के करते हैं? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, रोड्स, इंडस्ट्रीज। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज, है ना, लैंड यूज को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? लैंड यूज को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? यानी अगर आप जमीन को यूज करना चाहते हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, जमीन देख रहे हो, तो आप क्या देखते हो? फैक्टर्स पर ध्यान देते हो कि अरे यार मुझे ना ये जमीन चाहिए, यहाँ पे जमीन लेनी है, यहाँ रहना है, तो मैं जरा देखूंगा कि यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का लैंड कैसा है, फिजिकल फीचर्स कैसे, ह्यूमन फैक्टर्स, हर चीज का, हर टाइप के फैक्टर का इस पर इंपैक्ट पड़ता है। स्पेशली कौन से ह्यूमन फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स, है ना। ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो इसमें ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स आएंगे, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या आएगा? पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। हमारी जनता, कितने लोग रह रहे हैं। अब आप कहीं भी जाओ तो आप ऐसी जगह ही रहना चाहोगे ना जहां पर लोग हों। अब आप ऐसी जगह, बंजर जगह तो जाओगे नहीं जहां पे 10-10 किलोमीटर तक, 5-5 किलोमीटर तक कोई है ही नहीं, एक ही घर है। आप कैसी जगह रहना चाहोगे? जहां पे भीड़ मिले, आपको लोग रहते हो, है ना। सुनसान वीराने में क्यों रहना चाहोगे? तो आप पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपको लैंड यूज करना है कि नहीं करना। टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि कितनी तकनीक हमें वहां देखने को मिलती है ना, कितना ज्यादा जो है एडवांस और बहुत ही अच्छा जो इलाका है ना, टेक्नोलॉजी कैसी। तो ये हमारा डिपेंड करता है किस पे? ह्यूमन फैक्टर्स पे। क्लियर हुआ? आया समझ में, है ना। नाउ सेकंड कौन सा है? फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल यानी जो हमारे नेचर रिलेटेड फैक्टर्स हैं, नेचर से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए, जैसे टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट। अब आप कोई भी जगह जाओगे तो आप देखोगे ना कि यार लैंड कैसा है। आप पहाड़ों में रहना चाहोगे क्या? पहाड़ों में हमें कम लोग रहते हुए दिखते। आप कौन सी जगह प्रेफर करोगे? प्लेन एरिया, है ना। प्लेन एरिया मतलब प्लेन्स लैंड, जहां पे भाई लोग आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, रह पाए, एग्रीकल्चर कर पाए, इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद सॉइल, मिट्टी कैसी है। अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, खेती बाड़ी करनी है, तो आप किस पर फोकस कर रहेगा? आपका मिट्टी पे रहेगा कि मिट्टी कैसी है ना। आप यही देखोगे ना कि अरे यार मैं खेती ऐसी जगह करूं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन की बात करते हैं, तो कॉटन को चाहिए होती है ब्लैक सॉइल। तो आप ऐसी जगह तो जाओगे नहीं जहां आपको रेड सॉइल मिल रही है, लोमी सॉइल मिल रही है। तो ऐसी जगह खेती बाड़ी करना चाहोगे ना जहां वो कॉटन के लिए प्रेफरेबल हो, सही हो, है ना, कंपैटिबल हो। क्लियर? तो सॉइल पे भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसी जगह रहने को बोलो, कोई बताए कि अरे यार आपको ना एक जगह मिल रही है जहां पे पर ये प्रॉब्लम है, बहुत गर्मी होती है, बहुत चुभती हुई गर्मी, टेम्परेचर हाई रहता है, तो क्या आप रहना चाहोगे? जैसे सहारा डेजर्ट का एग्जांपल ले लो। आप ऐसी जगह रहना चाहोगे जहां -डिग्री में टेम्परेचर रहता है, जैसे लद्दाख? नहीं ना। ऐसे एरिया में नहीं रहना चाहोगे जहां पे सूखा पड़ा रहता हो, बारिश की कमी हो? नहीं ना। तो ये सारी चीजें, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, ये हमारे क्या है? नेचुरल फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स है। क्लियर हुआ? आया समझ में? ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि लैंड यूज किन किन पर्पज से होता है। तो ये कुछ पर्पजेज है लैंड यूज पैटर्न के। उसके बाद कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लैंड यूज को, मतलब अगर आप जमीन का यूज करना चाह रहे हो तो कौन से फैक्टर्स पे ध्यान दोगे? पॉपुलेशन पे, टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट। आफ्टर दैट फिर क्या हो जाता है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, है ना। हमें लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है, क्योंकि हमारी जो जमीन है हम क्या कर रहे हैं? उसे डिग्रेड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ओवर ग्रेजिंग के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इतना ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना, चीजें अब बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं, विकासशील हो रही हैं, तो उसके कारण हम क्या कर रहे हैं? अब जमीनों को, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, उसको खराब कर रहे हैं। आप सोचो, बढ़ती पॉपुलेशन है, बढ़ती पॉपुलेशन की नीड के लिए हम क्या करेंगे भाई? खूब अंधाधुंध एग्रीकल्चर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा फसलें चाहिए, ज्यादा ज्यादा अनाज चाहिए उनकी पूर्ति के लिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आपको रहने के लिए घर बनाने पड़ेंगे, इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए, ताकि आप गुड्स प्रोड्यूस कर पाए। तो ये सब के लिए आपको बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, ये कहां बनाओगे? लैंड में बनाओगे ना, जमीन में बनाओगे। तो जमीन ठीक है आप यूज कर रहे हो, इज अनदर थिंग, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में उसकी क्वालिटी भी गिर रही है, डिग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना।
क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएंगे हमारे फिजिकल फैक्टर्स, ये ह्यूमन फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स। नाउ अगर हम बात करें किस चीज की, कि कैसे कैसे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम लैंड यूज, जो हमारा लैंड है डिग्रेड हो रहा है, उसको सुधारें। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भाई लैंड रिसोर्सेज को बचा के चलना है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब हम रिसोर्सेज को इतने सही तरीके से यूज करें कि दोबारा से उन्हें रीजनरेट होने का टाइम दे, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, तो एफोरेस्टेशन जस्ट अपोजिट ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। उसके बाद लैंड रिकग्निशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, चेक ऑन पॉपुलेशन। तो ये कुछ चीजों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, है ना, लैंड रिसोर्स को कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेड़ पौधों में हम फसल उगा रहे हैं, तो हम जो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, तो उनको सही तरीके से यूज करें, है ना। उसके बाद क्या हो कि प्रॉपर हम फर्टिलाइजर्स का सही तरीके से यूज करें। हम पॉपुलेशन का थोड़ा ऐसा ध्यान रखें कि भाई जो जनता, बढ़ती जनता है, थोड़ा सा चीजों को सोच समझ के करें, है ना, कि भाई जमीन का यूज है ठीक है, लेकिन सोच समझ के तो सही रहेगा। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है सब समझ में? ये क्या तरीके, मेथड्स हैं लैंड कंजर्वेशन के। ठीक है, कैसे करें हम, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का यूज सोच समझ के करें, एफोरेस्टेशन हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, है ना, लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो, पॉपुलेशन को चेक करें, है ना, और प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, चलो सॉइल। अब लैंड का देख लिया, अब सॉइल का देखेंगे। लैंड हमने देख लिया क्यों यूज किया जाता है ना, लैंड को कंजर्व कैसे करना है, ये सब। Now factors of soil formation, parent rock, climate factors, topography, organic material and time. फैक्टर्स क्या है सॉइल फॉर्मेशन के, सॉइल को जो फॉर्मेशन होने के, सॉइल बनने के क्या क्या फैक्टर्स है, मतलब जो मिट्टी बनती है तो कौन से फैक्टर्स का प्रभाव वो मिट्टी बनने पे रहता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे, पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम। सबसे जो बेस स्टार्ट होता है मिट्टी बनना जहां से, वो क्या होती है, हमारी पेरेंट रॉक होती है। ठीक है, पेरेंट रॉक से ही हमारी मिट्टी बनना शुरू होती है। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब पेरेंट रॉक क्या डिफाइन करती है, हमारी मिट्टी का टेक्सचर वगैरह, ये सब पेरेंट रॉक से होता है। उसके बाद क्लाइमेट फैक्टर्स, क्लाइमेट फैक्टर्स मौसम कैसा है ना, ठंडा है, गर्म है, वो डिफर करता है, उसके अकॉर्डिंग मिट्टी बनती है। फिर क्या हो जाता है, टोपोग्राफी कैसी है, ऑर्गेनिक मटेरियल और टाइम, समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है मिट्टी बनने में। ठीक है, अब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तो बन रही है, ठीक है, अच्छी बात है, मिट्टी डिग्रेड कैसे हो रही है, सॉइल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है ना, क्योंकि मिट्टी का हम अंधाधुंध यूज करते हैं, मतलब जमीन का यूज करते हैं, जमीनों में मिट्टी है ना, या तो ओवर ग्रेजिंग हो रही होती है। आप देखते हो ना जानवर क्या करते हैं, खूब जो ग्रेजिंग करते हैं तो खूब नोच नोच के घास वगैरह खाते हैं, तो मिट्टी की जो अपर लेयर है वो खिंचती है, या बहुत तेज पानी आता है तो सरफेस रन ऑफ जो होता है ना, पूरी मिट्टी जो हो जाती है। क्लियर हुआ? डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल में क्या आ जाएगा, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। अब क्या होता है ना, पेड़ रहते हैं तो पेड़ों में जो पानी जाता है उससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है, तो मिट्टी क्या होती है भाई, मिट्टी सिक्योर रहती है, मिट्टी में पानी जाता है, नमी बनी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है। ओवर ग्रेजिंग, अब आप जैसे डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, पेड़ों की कटाई कर रहे हो, तो जमीनों पे कहाँ से पानी जाएगा, मिट्टी में नमी कहाँ से बनी होगी, नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानवर क्या करेंगे, जैसे चरेंगे, घास चरेंगे, खूब ज़्यादा पेड़ों को खा रहे हैं, घास को खा रहे हैं, तो मिट्टी की क्वालिटी खराब होगी। आप देखते हो ना जानवर कैसे खाते हैं, मैंने बताया ना, खींच खींच के, तो मिट्टी की पूरी अपर लेयर खराब होती है। ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का अगर ओवर यूज होता है, बहुत यूज किया जाता है, तो क्या होता है, मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है। उसके बाद रेन वॉश, बारिश आ रही होती है, बारिश से बह के चले जाते हैं, तो उसके कारण मिट्टी खराब हो रही होती है। लैंडस्लाइड्स और फ्लड, है ना, बाढ़ आ जाना, एकदम से बाढ़ आती है तो आप देखते हो हर चीज ही फिर कैसी तबाह हो जाती है, हर चीज बह जाती है, तो मिट्टी क्या है, मिट्टी बहेगी, है ना। लैंडस्लाइड, भूस्खलन होगा, जमीन खिसकती, जो पहाड़ी एरिया में ज्यादा होता है, जैसे हम पहाड़ी है तो हमें पता है, हमने देखा है, तो ये क्या हो जाता है, ये किस चीज के रीजन है, सॉइल डिग्रेडेशन के। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ये तो हमने देख लिया कि सॉइल डिग्रेड कैसे कैसे हो रही है, किन किन रीजन से हो रही है, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, रेन वॉश और लैंडस्लाइड एंड फ्लड। नाउ व्हाट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को बचाया कैसे जा रहा है, मल्चिंग, मल्चिंग, ये सारे क्या मेथड्स है सॉइल को कंजर्व करने के। ठीक है, कॉन्ट्योर बैरियर्स, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्ट्योर प्लाउइंग एंड शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है,
सबसे पहला मल्चिंग। मल्चिंग में हमने देखा था क्या होता है, जैसे गैप होता है, कुछ कुछ गैप होता है, जैसे हम पेड़ लगा रखे हैं, क्रॉप्स लगाइए, उसके बीच में जो स्पेस होता है ना, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर्स रख देंगे, है ना, जैसे शीट जैसी, ऐसे स्ट्रॉ जैसे सा बना के रख देंगे, उसमें सारे पेड़ वेड़ ऐसे मतलब पत्ते वत्ते से घास वास रख देंगे, ताकि जो गैप वाला एरिया, जो खाली जगह है, उसमें क्या हो, मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, तो ये मल्चिंग की प्रोसेस होती है। कॉन्ट्योर बैरियर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्योर बनाया जाता है, बैरियर बना दिए जाते हैं। जैसे क्या होता है, पानी एकदम से बहकर आ रहा है तो बैरियर बन जाएंगे, तो पानी थोड़ा रुक रुक के जाएगा, एकदम से ऐसे फ्लो में नहीं बह जाएगा, थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा रुकेगा, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्योर बैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बना के भी बताया था, ऐसा रहता है, ऐसे बैरियर्स बन जाएंगे। ठीक है, पानी क्या होगा, एकदम से बह के आ रहा है, यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, थोड़ा सा यहाँ स्टोर होगा, फिर यहाँ बह के आ रहा है, यहाँ रुकेगा, और ट्रेंचेस बनी रहती साइड में, ताकि यहाँ स्टोर हो जाए। मतलब जो पानी है एकदम से नीचे नहीं जा रहा। बैरियर, बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट, है ना, रोक लगना। हम बोलते ना कि सड़क पे देखो रोड पे बैरियर लगा हुआ है, हमको दूसरे रूट से जाना पड़ेगा, यानी रुकावट लगी हुई है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये कॉन्ट्योर बैरियर होता है, तो ये किसको बचाता है, मिट्टी को बहने से बचाता है। फिर हमने क्या देखा, मल्चिंग उससे पहले जो मिट्टी की नमी को बरकरार रखता है। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, ये पहाड़ी एरिया में होता है, क्योंकि मैं पहाड़ी हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने देखा है, जिसको हम हिंदी में सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं, है ना। क्या होता है ना, जो पहाड़ होते हैं वहां की स्लोप्स तो आपने देखी है, प्लेन तो होती नहीं है कि आराम से आप एग्रीकल्चर कर पाओ, है ना। कैसा करना पड़ता है, वो पहाड़ों को जो स्लोप्स है उनको कट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स के फॉर्म में, है ना, जैसे सीढ़ी होती है उसके फॉर्म में उनको कट करना पड़ता है। कट करेंगे तो फ्लैट स्टेयर्स बनते हैं। अब क्या होगा, उन स्टेयर्स में क्या करेंगे, वहां पे पेड़ पौधे मतलब वही क्रॉप्स लगा देंगे, फसलें मतलब लगा देंगे, अनाज लगा देंगे। क्या होता है ना, सीढ़ी बनी रहती तो पानी एकदम से बह के नहीं जाता, आएगा फिर उस ऐसे रुकेगा। आप खुद सोचो, जब आप सीढ़ी, जैसे स्टेयर है, आप ऊपर खड़े हो, पानी फेंकोगे तो सीढ़ियों में पानी रुका रहेगा, एकदम से बह के नहीं जाएगा। स्लोप्स में एकदम से बह के जाता है, लेकिन अगर आप सीढ़ी देखते हो तो पानी डालना कभी तो रुकता है ना, पानी ऐसे में ऐसे में ऐसे में थोड़ा पानी रुकता है। तो ये इसलिए होती है टेरेस फार्मिंग, ताकि एकदम से मिट्टी बह ना जाए, स्टोर रहे पानी और नमी बरकरार रहे। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग के तरीके से होता है कि दो टाइप की क्रॉप आप अलग अलग सीजन में लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए क्रॉप है, ये बी क्रॉप है ना, सी, ऐसे करके ये वाली क्रॉप लगा दी, ये वाली क्रॉप लगी, ऐसे कर करके फिर यहां दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप लगा दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अलग अलग क्रॉप, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगती है। क्लियर हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग, है ना। मतलब एक टाइम पे आप ये वाली लगा रहे हो, तब तक ये वाला प्लॉट क्या है, एम्प्टी है, फिर आपने यहाँ लगा दी, ये वाला प्लॉट एम्प्टी है, इंटरक्रॉपिंग। दूसरे सीजन में आप क्या कर सकते हो, इसी जगह पे सेकंड अदर क्रॉप आप ग्रो कर सकते हो, लगा सकते हो। तो ये मैथड भी किस लिए काम आता है, सॉइल कंजर्वेशन के लिए। अब आप सोचोगे कि मैम इसको ड्रॉ करके बहुत अच्छे से बता दीजिए, तो ऑलरेडी जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था, एक्सप्लेन मैंने किया था, तो आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्योर प्लाविंग। कॉन्ट्योर प्लाविंग तो ये भी वही है, पहाड़ों एरिया में अगर हम देख ले तो थोड़ा सा बैरियर्स बने रहते हैं, प्लाविंग जैसा पैरेलल ऐसे बने रहते हैं, ताकि क्या हो, पानी स्टोर हो सके, मतलब मिट्टी एकदम से ना बहे। ठीक है, उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, विंड का डायरेक्शन चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब आप ये समझ जाओ कि पीछे कोई खेत है या जगह है, वहां पे बड़े बड़े पेड़ का पूरा रो ऐसे लाइन से लगा दिया, जैसे आप समझो कि जूनियर बच्चे जो पीछे हैं और आप सीनियर सब हाथ पकड़ के खड़े हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये क्या कर लिया, शेल्टर बना दिया कि भाई हवा जो है एकदम से मिट्टी को बहा के नहीं ले जाएगी, आगे बैरियर रहेगा। जैसे आप कोई हवा आएगी तो आप रोक लोगे ना, पीछे जो छोटे छोटे उन पे नहीं जाएगा, आपके थ्रू थोड़ा सा रुक जाएगा, जो है स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर हुआ, उतनी स्पीड से बहेगा नहीं। तो ये क्या हो जाता है आपका शेल्टर बेल्ट। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े तो ये क्या है, सॉइल, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है ये, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल और ये कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, चलो वाटर। अब किसका देखेंगे, वाटर, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, है ना।
प्रॉब्लम्स क्या रहती वाटर अवेलेबिलिटी के लिए? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कंटेमिनेशन। प्रॉब्लम क्या होती? पानी जितना अवेलेबल है कैसे वो हम क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है ना? क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम क्या करते हैं पानी को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, हम क्या करते हैं पानी को दूषित करते हैं। तो ये हमारे कारण जो वाटर लेवल है साफ पानी का वो कम हो रहा है। देखो मैं पहली इस चैप्टर में हम पढ़ चुके कि जो पानी है हमारे अर्थ में जितना वाटर है ना कभी वो डिक्रीज हो सकता है ना कभी वो इंक्रीज हो सकता है, वो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी वाटर साइकिल भी हमने देखी है कैसे होती है। जो पानी पहले बादलों में रहता है, फिर वो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में, रेन के फॉर्म में जमीनों पे आता है, रिवर्स पे, लेक्स पे, फिर वो क्या होता है इवेपोरेट होकर वाटर वेपर के फॉर्म में वापस मॉइस्चर बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाता है। ऐसे करते करते हमारी वाटर साइकिल होती है। तो दैट मीन्स पानी जो ऊपर जा रहा है भाप बन के, वेपर बन के, वो वापस नीचे आ जा रहा है लिक्विड फॉर्म में। तो ये साइकिल चल रही है। ठीक है, अब वाटर अवेलेबिलिटी की बात की जा रही है। प्रॉब्लम क्या है? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम क्या करते हैं पानी को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते, बर्बाद करते, कर ही रहे, आपको पता ही, आप खुद भी करते होंगे तो अब मत करना, अगर अभी तक करते होंगे तो मत करना। कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन मतलब हम दूषित कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे हो जाएगा? वाटर हार्वेस्टिंग टू सेव सरफेस रन ऑफ। हमें पानी बचाना कैसा है? देखो पानी की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम्स तो हमें देखने को मिल ही रही, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कंटेमिनेशन, लेकिन पानी को जो वाटर रिसोर्स है उनको कंजर्व कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स अपनाने चाहिए। कैसे अपनाएंगे वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स? जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिशों का पानी आता है उनको क्या कर ले, उसको स्टोर कर ले, टैंक्स बना ले, अंडरग्राउंड टैंक्स बना ले, बड़े बड़े टैंक्स कर ले तो उसमें स्टोर हो जाएगा। बहुत से तरीके हो सकते हैं, है ना। प्रॉपर चेकिंग ऑफ कैनल्स, जो कैनाल्स हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करें, है ना। जो पानी जिसके थ्रू फील्ड्स में जाता है, इरिगेशन जो हो पाता है, जिनके थ्रू खेतों में पानी जा पाता है, तो उसकी प्रॉपर चेकिंग हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कि मैंने बताया, तो ये सारी कुछ चीजों के थ्रू हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जैसे लैंड का देखा हमने, सॉइल का देखा, उसके बाद वाटर का देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है वाटर अवेलेबिलिटी में। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, हम बर्बाद करते, वेस्ट करते और दूषित करते। कंजर्व कैसे करेंगे? सरफेस रन ऑफ के थ्रू जो ना हो तो वाटर हार्वेस्ट होगी, उसके बाद प्रॉपर चेकिंग होगी कैनल्स में और रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात की जाए तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी हमारे जो जानवर है, आजकल क्या होता है इलीगल तरीके से हंटिंग, पोचिंग होती है, तो वो सब भी उसके लिए भी कानून बन गए हैं, उसको भी रोकने के लिए क्या बन गए, नए नए लॉज बन गए हैं कि अगर कोई भी इलीगल तरीके से हंटिंग, पोचिंग करेगा तो क्या होगा, उसको सजा मिलेगी, जुर्माना वगैरह लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो जानवर है धीरे धीरे हमारे लालच के चलते धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, है ना, कम होते जा रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज बनते जा रहे हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी बहुत ही कम जो है क्वांटिटी में बच रहे हैं, तादाद में बच रहे हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में जैसे क्या आ जाएगा हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आप देखते हैं जैसे राथंबोर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंग नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क क्यों बने हुए हैं? इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया आप आराम से रहो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ रहिए, अपनी टेरिटरी मार्क कीजिए, है ना, बढ़िया जो है अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ रहिए खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल पार्क इसलिए बनाए हैं इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, इन्हें पकड़ के लाया जाता है इनकी स्किन के लिए, इनके हॉर्न्स के लिए, है ना, इनके बालों के कारण। इनसे क्या है, लेदर वगैरह से चमड़ा बन रहा है, जो है वुल, ये सारी चीज़ें हो रही, इनके हॉर्न्स, इनके टीथ, इनका यूज़ किया जा रहा है, तो बेचारों को इस कारण से इलीगल तरीके से मारा जाता है ना, तो ये गलत है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी होती है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अवेयरनेस प्रोग्राम्स किस लिए? इन प्रोग्राम्स को मतलब ये प्रोग्राम्स जो बने अवेयरनेस किस लिए बने हैं? इन लोगों को भाई अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई जानवरों को हमें बचाना है। आजकल रहता है ना कि हमें प्रोटेक्ट करना है, किसी भी बेजुबान जानवर को हार्म नहीं पहुंचाना है, या कोशिश की जाए। आजकल तो काफ़ी लोग वेगन बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जानवरों को हार्म पहुंचे, है ना, हम जानवरों को खाएं। जैसे स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन बन रहे हैं, वेगन बन रहे हैं, जो वेगन डाइट अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि उनको ये गलत लगने लग गया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। लॉज अगेंस्ट किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, इवन कानून बन गए हैं, है ना। किसके रिगार्डिंग कानून बन गए? बर्ड्स और एनिमल्स को जो मारा जा रहा है ना, बोल रहे हैं ना इलीगल तरीके से जो हंटिंग, पोचिंग चल रही है वो ना हो, तो उसके लिए कानून बन गए हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो ये सब क्यों है? ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं। ये क्या कर रही हैं? एनिमल्स, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। चाहे हम नेशनल पार्क्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात करें, है ना, लॉज की बात करें जो बने हुए। क्लियर?
नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन की बात की जाए तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या रहेगा, है ना, हमारे नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट आ जाता है, ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, टुंड्रा, और क्या चीज आ जाएगी, ये सब हमें देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन यानी हमारे वही पेड़ पौधे, जंगलों की बात की जा रही है, ग्रासलैंड्स की बात की जा रही है, और इन पे इनकी जो हाइट है या इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, रेनफॉल कैसी है, तो इन सब में डिपेंड करता है क्या, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। आप देखोगे कि जो घने घने जहां पे जंगल होंगे ना, वहां पे कैसी होती होगी, बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है ना, तो वहां के जो पेड़ हैं वो भी ऊंचे ऊंचे रहते हैं। जंगलों के पेड़ आप देखते हो घने घने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे टॉल ट्रीज होते हैं, क्यों, क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है। फिर अगर आप देखोगे ग्रासलैंड्स, घास के जो मैदान है वो मॉडरेट हाइट के होते हैं, उनकी हाइट कितनी होती है, एवरेज होती है, क्यों, क्योंकि जो बारिश होती है वो भी एवरेज होती है, मॉडरेट होती है। फिर अगर आप देख रहे हो कहाँ की बात करें, हम टुंड्रा रीजन की बात करें या पोलर रीजन की अगर हम बात करें, तो वहां पे तो और ही ऐसा देखने को मिलता है कि बर्फ, आइस, स्पेशली अंटार्कटिका वगैरह जगह पे जहां पे बिल्कुल पोलर रीजन, ठंडा बिल्कुल -डिग्री में टेम्परेचर, वहां पे हमें लाइकन्स वगैरह, मॉसेस देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो मेजर जो हमारी टाइप्स हैं क्या क्या हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, स्क्रब्स, टुंड्रा। किस पे डिपेंड होता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई या लो, मॉइस्चर कैसा होना चाहिए, नमी कैसी होनी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, रेनफॉल कैसी चाहिए। मेजर टाइप्स से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या क्या मेजर टाइप्स है हमारे, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, स्क्रब्स और टुंड्रा, है ना। अगर मैं यहां पे लिख दूं सबसे पहले ग्रासलैंड्स का, ग्रासलैंड्स में हमें क्या चाहिए पड़ती है, हैवी रेनफॉल, है ना। ग्रासलैंड्स में हमें क्या चाहिए पड़ती है, भारी बारिश, हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल चाहिए, अभी मैं एक एक करके बताऊंगी क्योंकि इतनी स्पेस है। हैवी रेनफॉल चाहिए। अब रेनफॉल हैवी है तो यहां के पेड़ कैसे रहेंगे, डेंस एंड लार्ज टॉल ट्रीज, अच्छे लंबे लंबे पेड़ रहेंगे, है ना। घने घने जो है जंगल रहेंगे, घने घने पेड़ रहेंगे, ऊंचे ऊंचे, क्योंकि रेनफॉल अच्छी हो रही है। तो देखो वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, बनने में, होने में रेनफॉल का इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। तो कैसा चाहिए, अगर ग्रास हम उसकी बात करें, सॉरी मैंने ग्रासलैंड्स लिख दिया, फॉरेस्ट, सॉरी फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में कैसी चाहिए होती, हैवी रेनफॉल चाहिए होती, अच्छी भारी बारिश चाहिए होती, पेड़ कैसे होते हैं, अच्छे घने घने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये फॉरेस्ट का हो गया। उसके बाद ग्रासलैंड्स की बात करते हैं, तो ग्रासलैंड्स में चीजें मॉडरेट चाहिए पड़ेंगी, ठीक है। सेकेंड हो गया ग्रासलैंड्स, मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, एवरेज, है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो यहाँ की जो ग्रासलैंड है, घास भी कैसी रहेगी, मीडियम हाइट, इनकी जो हाइट है वो भी मीडियम ही रहेगी। कैसी रहेगी इनकी हाइट, मीडियम हाइट की रहेंगे, मॉडरेट ग्रासलैंड्स। उसके बाद किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, स्क्रब्स की बात की जाएगी। स्क्रब्स जो होते हैं ना, ये हमें एरिड रीजन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं स्क्रब्स, यही लिख देती हूँ, थर्ड, स्क्रब्स। स्क्रब्स हमें कहां मिलेंगे, एरिड रीजन में, ठीक है। एरिड रीजन मतलब सूखा, जहां बारिश लेस होती है, लो रेनफॉल। जहां पे क्या होती है, बहुत ही कम रेनफॉल होती है, लो और लेस रेनफॉल, तो वो क्या हो जाता है हमारा एरिड रीजन। ये पता है कौन सी जगह मिलेंगे, यहाँ के जो पेड़, यहाँ बोल सकते हैं ना, वेजिटेशन कैसा रहेगा, थॉर्नी, वैक्सी टाइप का। आप जैसे राजस्थान वगैरह डेजर्ट एरिया में देखोगे ना, तो जिस टाइप के आपको वेजिटेशन वहां मिलता है उसी की बात की जा रही है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, इतना ज्यादा मॉइस्चर रहता नहीं है, तो बिल्कुल थॉर्नी वैक्सी से मिलेंगे ना, बिल्कुल कटीले इस टाइप के, क्लियर, वो कांटेदार, ठीक है। ये आपके स्क्रब्स हो गए। नाउ बात की जा रही किसकी, टुंड्रा की, ठीक है। यहीं पे लिख दूं फोर्थ नंबर पे टुंड्रा। तो टुंड्रा में आपको क्या चाहिए, यहां पे तो बारिश का तो क्या ही कहना, बिल्कुल ही -डिग्री में टेम्परेचर होता है, -डिग्री में टेम्परेचर होता है, आइस, पोलर रीजन बेसिकली।
कैसा रीजन रहता है? पोलर रीजन, बिल्कुल बर्फीला, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉसेस और लाइकेंस मिलेंगे। तो ये आपके क्या है? मेजर 4 टाइप की वेजिटेशंस है। क्लियर हुआ? अब वेजिटेशन है तो भाई पेड़ों की कटाई भी खूब हो रही है, ग्रासलैंड्स की भी बर्बादी बहुत हमें देखने को मिलती है ना। स्क्रब्स की बात करें, टुंड्रा की बात करें, तो इनको भी तो प्रोटेक्ट करना है, इनको भी तो हमें क्या करना है? इनको भी हमें कंजर्व करना है। तो किन किन थ्रू से हम कंजर्व कर सकते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू, या हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री वन महोत्सव, ऐसा कुछ वन से रिलेटेड हमने कुछ महोत्सव, कुछ फेस्टिवल मना लिया फॉरेस्ट के अवेयरनेस के लिए, है ना, कि हमें पेड़ जो है जंगलों को बचाना है। आजकल क्या होता है? जंगलों की कटाई होती, क्यों? या तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, क्योंकि खूब सारा खेती के लिए हमें जमीन चाहिए, बढ़ती पॉपुलेशन है, बढ़ती पॉपुलेशन की बढ़ती डिमांड्स है, तो उनको फुलफिल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया चाहिए पड़ता है ना, लैंड चाहिए पड़ता है, तो हम पेड़ों की कटाई करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? सोशल फॉरेस्ट्री की बात की, मतलब इसकी बात की जा रही महोत्सव अवेयरनेस प्रोग्राम की, तो हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए इनके लिए अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि चीजों को यूज करो बट शुड बी ना लिमिट। क्लियर हुआ? क्योंकि हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं किस लिए? इन वेजिटेशंस को बर्बाद करें किस लिए? अपनी जो है नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर आया समझ में? चल, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका नेचुरल वेजिटेशन, किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है और कैसे कंजर्वेशन हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में यही है। आप लैंड का पढ़ोगे, सॉइल का पढ़ोगे, वाटर का पढ़ोगे, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ का पढ़ोगे, फिर वो कैसे डिग्रेड हो रहे हैं, उनको कंजर्व कैसे करना है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो ऑलरेडी हम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट लगता है, आपको लगता है मैम ने फटाफट पढ़ाया, तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये माइंड मैप है। जस्ट हमें पढ़ना है, जो मेन टॉपिक्स है वो देखने और रिवाइज करके आगे चलते बढ़ना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कुछ भी डाउट होता है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।